Hi guys, welcome or welcome back to Logri. How are you all doing? आज के सेशन में we are going to discuss legal current affairs. ये है दिसंबर का पार्ट 2. दिसंबर का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ये वाली वीडियोस लीगल करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप क्लैट LLM क्लैट LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप MHCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप BHU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी स्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NLSIU बैंगलोर के लिए प्रिपेयर करो, NLSAT के लिए प्रिपेयर करो, ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड. Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Banks must pay back customers their money on demand. जब भी एक कस्टमर बैंक से अपने पैसे वापस मांगता है उसको मस्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो पे बैक करें. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने N राघवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ AP की जजमेंट में. ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, जो LLM वाले बच्चे हैं, क्लैट LLM वाले बच्चे हैं, उनको पता है कि उन्हें ये जजमेंट पढ़नी पड़ेंगी, तो उनके लिए हमने फ्री PDF डाउनलोडेबल PDF प्रोवाइड करे हुए हैं जजमेंट के. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Banks have a super added obligation to pay back customers their money on demand with the agreed rate of interest, the Supreme Court had observed. कि जब कोई पैसे वापस मांगे कस्टमर बैंक से तो ये उनके ऊपर सुपर एडेड ऑब्लिगेशन है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो पैसे वापस करें. A bench of justice so and so noted that the relationship of a banker with its customer was not of trust but that of a debtor and creditor. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लेंगे. क्या रिलेशनशिप है उनका? दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर एंड नॉट दैट ऑफ अ ट्रस्ट. ठीक है ना, ट्रस्टी का रिलेशनशिप नहीं है, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लेंगे. जजमेंट का नाम नोट करेंगे, जो हेडिंग है वो नोट करेंगे, एंड ये वाला पॉइंट भी नोट कर लेंगे. The banker is one who receives money to be drawn out again when the owner has occasion for it. The customer is a lender and the bank is a borrower. तो कस्टमर क्या है ये भी नोट कर लीजिए. तो कस्टमर क्या है? लेंड करता है, वो बैंक को देता है, और जो बैंकर है वो क्या है? वो द borrower. The latter being under a super added obligation of honoring the customer's checks up to the amount of the money received and still the bank in the banker's hand. ठीक है ना. तो नो डाउट बैंक के पास मनी होते हैं कस्टमर के, बट बैंक की ऑब्लिगेशन है कि वो वापस करे जब एक कस्टमर डिमांड करे, क्योंकि उनका रिलेशनशिप क्या है? दैट ऑफ अ डेटर एंड क्रेडिटर, जिसके अंदर की कस्टमर एक लेंडर है और बैंक एक बोरोवर है. SC रिजेक्ट्स महाराष्ट्र प्ली फॉर सेंसस रॉ डाटा. ठीक है ना, तो इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि सेंसस जो है उसके अंदर कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जिसके अंदर हर कास्ट से रिलेटेड जो डाटा है वो भी बाहर पब्लिक होना चाहिए. ठीक है ना. The Supreme Court said the law negated a caste census and the Constitution believes in population and not in caste or religion. Even as the center insisted that data collated during a socio-economic caste census in 2011 was fraught with mistakes and unusable for any purpose whatsoever. तो वो कहते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस के अंदर हमें जो कास्ट बेस्ड डाटा है वो प्रोवाइड करना चाहिए. अभी हमारे पास पॉपुलेशन बेस्ड डाटा होता है, ठीक है ना, बट वो कहते हैं कि कास्ट और रिलीजन बेस्ड डाटा भी होना चाहिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो ये डाटा है ये सही नहीं है, इसको हम कलेक्ट जरूर करते हैं बट ये एक तरीके से नहीं कलेक्ट होता, इसमें मिस्टेक्स है, अनयूजेबल डाटा है. ठीक है ना. द कोर्ट्स ऑरल ऑब्जर्वेशन केम मोमेंट्स बिफोर इट डिसमिस्ड अ रिट पिटिशन फाइल्ड बाय महाराष्ट्र टू डायरेक्ट द सेंटर टू पार्ट विद द रॉ डाटा कलेक्टेड इन सेक 2011. सेक का फुल फॉर्म क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो 2011 में हुआ था. द सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय सो एंड सो क्लैरिफाइड टू द कोर्ट दैट द सेक वाज नॉट a census undertaken under the Census Act of 1948 by the Office of Registrar Journal of India. It was an executive act independent of census exercise and done on the orders of the Ministry of Social Justice and Empowerment. तो वो कहते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए. उन्होंने क्या कहा कि जो ये एक्सरसाइज करी गई ये सेंसस एक्ट के अंदर नहीं करी गई या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से नहीं करवाई गई. इंस्टेड ये एक एग्जीक्यूटिव एक्ट था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कराया. ठीक है ना. The SEC was organized not as an OBC survey but to get the caste status of all in the country in order to improve the delivery of targeted benefits. ठीक है ना. तो वो कहते हैं वो उनका उसका जो पर्पस था वो अलग था एंड उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं तो वो नहीं यूज़ कर सकते.
Senior advocate so and so for an intervener in the case said rupees 4,893 crore and 2 years was spent on the SEC. ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्लैट वाले बच्चों के लिए बिकॉज वहाँ पर फिगर्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्लैट एलएलबी वाले बच्चों के लिए. महाराष्ट्र सेड द स्टेट हैड अ राइट टू नो अबाउट द डाटा कलेक्टेड इन सेक रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सेंसस वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव फियट और अंडर सेंसस एक्ट. मिस्टर लफाडे सेड द सेंटर ऑट टू प्रोड्यूस द मिनिस्ट्री ऑर्डर फॉर कंडक्ट ऑफ एन सेक बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया. ठीक है. बुलोक कार्ट रेसेस गेट्स सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. जजमेंट का नाम है द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सभी इसको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है. एलएलएम वाले बच्चे जो क्लैट एलएलएम वाले बच्चे हैं वो इसको पढ़ेंगे भी. आप सब बाकी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नाम याद कर लेना है. ठीक है ना. द सुप्रीम कोर्ट गेव द नोट टू रिज्यूम बुलोक कार्ट रेसेस इन महाराष्ट्र दैट वर प्रोहिबिटेड सिंस 2017. तो 2017 में बैन कर दिया गया था बट अब ये दोबारा से इनको अप्रूवल मिल गई है. तो प्लीज ये नोट कर लीजिए. अ बेंच ऑफ जस्टिस सो एंड सो सेड द अमेंडेड रूल्स नोटिफाइड बाय द स्टेट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 वुड अप्लाई टू द कंडक्ट ऑफ द रेसेस अंटिल अ फाइनल डिसीजन इज अराइव. तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं अराइव हुआ है और महाराष्ट्र ने अमेंडमेंट करी है. महाराष्ट्र ने अमेंडमेंट करी है कौन से एक्ट को? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960. ये इंपॉर्टेंट है. कौन से एक्ट को? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट. कब बैन हुआ था? 2017 में बुलोक कार्ट रेसेस बैन हुई थी. ठीक है. द कोर्ट फाउंड नो रीजन टू प्रोहिबिट रेसेस इन महाराष्ट्र व्हेन जल्लीकट्टू एंड बुलोक कार्ट रेसेस वर हैपनिंग इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका रिस्पेक्टिवली. तो जल्लीकट्टू इज टू तमिलनाडु. जल्लीकट्टू बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आता है, इसकी जजमेंट भी मैं आपको पढ़ा दूंगी अभी नेक्स्ट स्लाइड में. द कोर्ट वाज हियरिंग एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट व्हिच सॉट दैट द बैन ऑन बुलोक कार्ट रेसेस इन द स्टेट शुड बी लिफ्टेड. ठीक है ना. तो महाराष्ट्र ने ये केस, महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने ये केस फाइल किया था. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. 2017 में बैन किया गया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब रिज्यूम कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये इंपॉर्टेंट है. कौन सी? उसके अंदर जजमेंट के अंदर ये मतलब ये केस चल रहा है, डिसीजन पेंडिंग है बट ये वाला केस है इसका. ठीक है. और कौन सा एक्ट अमेंड हुआ है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट. इन 2014 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस एन नगराज. बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इसको एलएलएम वाले बच्चे पढ़ेंगे भी, बाकी सब इसको नाम याद कर लेंगे. ठीक है. और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं. इन 2014 द सुप्रीम कोर्ट हैड बैन्ड जल्लीकट्टू, बुल रेस एंड बुलोक कार्ट रेसेस अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्टिंग दैट दीज वायलेटेड प्रोविजंस ऑफ द पीसीए एक्ट. पीसीए की फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960. इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. कब बैन किया था? इन 2014. However, Karnataka and Tamil Nadu had amended PCA Act to allow regulated bull races, which is also under challenge now. तो वो क्या कह रहे थे? regulated, मतलब हम regulate करेंगे, देखेगा उसको. तो उन्होंने amend किया. कौन से? कर्नाटका, तमिलनाडु, obviously महाराष्ट्र ने भी किया, which is also under challenge. मतलब ये challenge है. It has been challenged now and pending in the Supreme Court. The Prevention of Cruelty to Animals Act is to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering on animals and to amend the laws relating to prevention of cruelty to animals. ठीक है ना, कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, ये वो लॉ है. ठीक है. तो ये हमें पता होना चाहिए. इसकी जो जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट है. जल्लीकट्टू कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु के अंदर. ये बहुत ज्यादा है. ठीक है ना. तो ये हमें याद रखना है. कैबिनेट नॉट टू रेज गर्ल्स मैरिज एज टू 21. तो अभी ये कहा जा रहा है कि कर दी जाएगी बट अभी ये लॉ नहीं बना है. तो जो गर्ल्स की मैरिजेबल एज अभी है वो है 18. अब कितनी कर दी जाएगी? 21 ईयर्स अगर ये लॉ बन जाएगा. सेंटर हैज डिसाइडेड टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 टू 21. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है. And is likely to move legislative amendments. Last year, Prime Minister Narendra Modi announced that the government would soon take a decision on the age of marriage of women. This followed a government decision to appoint a 10-member task force led by former Samata Party chief Jaya Jayati. Important, ये बहुत important. 10-member task force भी appoint करेगी, जिनको head किसने किया? जया जेटली. इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो क्वेश्चन की पहले कितनी थी, अब कितनी कही जा रही है. ठीक है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द पैनल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन दिसंबर लास्ट ईयर एंड रिकमेंडेड दैट द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन बी रेज्ड टू 21. तो ये किसने कहा था? समता पार्टी चीफ जया जयती की जो कमेटी बनाएगी, टास्क फोर्स बनाएगी, 10-member टास्क फोर्स. क्या बनाएगी? 10-member टास्क फोर्स. सभी बच्चे इसको नोट करेंगे अपने नोट्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है. हेड कौन किसने किया? जया जेटली.
ठीक है। तो इस टास्क फोर्स ने कहा कि 21 रेज कर देनी चाहिए। द पैनल्स रिपोर्ट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक येट। इन 1978 द इंडियन गवर्नमेंट हैड इंक्रीज द लीगल मिनिमम मैरिटल एज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 15 to 18 एंड फॉर बॉयज फ्रॉम 18 to 21। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पहले कितनी थी एज 1978 में गवर्नमेंट ने कितने से कितनी इंक्रीज करी, 15 से पहले कितनी थी 15, फिर करी 18, अब कितनी कह रहे हैं 21, और बॉयज़ की तब कितनी थी 18 थी और फिर करी थी 21। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट टू अमेंड, और ये भी पार्लियामेंट टू अमेंड द रेलेवेंट पोर्शंस ऑफ कौन से लॉज अमेंड होंगे, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गिविंग इफेक्ट टू द न्यू एज थ्रेशोल्ड। और अगर ये लॉ बन जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कौन से लॉज को अमेंड किया जाएगा। ओके, CCI freezes Amazon future deal, slaps rupees 200 crore fine on US firm। तो CCI की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बना रहे। ठीक है ना, मार्केट के अंदर अगर आपको ए प्रोडक्ट खरीदना है तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो ए प्रोडक्ट खरीदने को। ऐसा ना हो कि ए प्रोडक्ट खरीदना है तो आपके पास XYZ कंपनी के पास ही आपको जाना पड़े क्योंकि और कोई कंपनी वो प्रोडक्ट नहीं बेचती है, ऐसा ना हो, ये मेक श्योर करती है। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रोज इट्स अप्रूवल गिवन इन November 2019 to Amazon's investment in a future group unit on the grounds that the US e-commerce company had surpassed the scope and full detail of its investment while seeking regulatory अप्रूवल। ठीक है ना, तो Amazon फ्यूचर ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, Amazon फ्यूचर ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। फ्यूचर ग्रुप आपका बिग बाजार और ये सारा है। तो ठीक है, उन्होंने उसको फ्रोज कर दिया, पहले अप्रूव कर दिया था Amazon और बिग बाजार की या फ्यूचर ग्रुप की जो डील थी, बट अब उसको फ्रोज क्यों किया है, क्योंकि कंपनी ने कुछ डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो थी वो छुपाई। ठीक है, द एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ऑल्सो इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹200 on Amazon for failing to notify the details of its combination as required in law. It also imposed a separate penalty of 2 crore for suppressing the actual scope and purpose of the combination, a term used in competition law for acquisition, merger, or amalgamation of two or more enterprises. The Commission had on November 28, 2019, granting approval for Amazon.com NV Investment Holding proposal to acquire 49% in Future Coupons Private Limited. The CCI decision further roils the legal landscape as Amazon seeks to block the Future Group's 2020 decision to sell its retail assets to Reliance Industries। तो पहले ये बहुत बड़ा इशू था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था। तो अब जो है पहले इन्होंने कहा था कि ठीक है Amazon अगर फ्यूचर को एक्वायर कर लेता है तो इट इज़ फाइन, बट अब इन्होंने कहा है कि नहीं, इसको हमें देखना पड़ेगा बिकॉज Amazon ने बहुत चीज़ें हाइड करी हैं। तो हमें जो ये हेडलाइन है हमारी, ये हमें याद रखनी है। कॉम्पिटिशन कमीशन की फुल फॉर्म, CCI की फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी हमें याद रखना है। कितने का फाइन लगाया ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, SE स्टेज प्रोब बाय बंगाल कमीशन ऑन पेगासस। तो पेगासस स्पाईवेयर हमें पता है क्या है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी किया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। पेगासस बेसिकली कहा जा रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है कि आपके फ़ोन के अंदर वो आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन सारी कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक स्पाइंग सॉफ्टवेयर है और कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वो इंडियंस पे भी यूज़ किया है या फॉरेनर्स पे भी यूज़ किया है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो उसको देखने के लिए क्या सच में इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है, वो उसको रिलेटेड प्रोब चल रहा था। तो अब बंगाल ने, वेस्ट बंगाल ने भी एक कमीशन बनाया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमीशन बनाया है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। द सुप्रीम कोर्ट स्टेट फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू लुक इनटू द एलिगेशन ऑफ स्नूपिंग अंडर स्नूपिंग यूजिंग द पेगासस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम कौन सी स्टेट ने करा था, मतलब कौन सी स्टेट ने एक सेपरेट कमीशन बनाया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। आंसर इसका है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अ बेंच लेड बाय सो एंड सो इम्प्लीडेड द कमीशन कंप्राइजिंग ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस मदन बी लोकूर एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कमीशन में कौन कौन थे। ठीक है ना, तो ये दो लोग थे, मदन बी लोकूर जस्टिस और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट का नाम याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट
Court issued notice to the panel to be served through its secretary. The order was passed after NGO Global Village Foundation Trust made an urgent plea that the commission was going ahead with the parallel inquiry into the Pegasus allegations. The Supreme Court had appointed a committee led by retired Supreme Court Justice R.V. Ravindran in October to expeditiously examine the Pegasus spoofing reports. Now अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इंक्वायरी बिठाई हुई है, उनके हेड कौन है ये हमें पता चलना होना चाहिए, R.V. रविंद्रन, ठीक है ना। और अभी किसने चैलेंज किया, एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने चैलेंज किया कि दो इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो ये हमें पॉइंट याद करना है। वेस्ट बंगाल ने किया, वेस्ट बंगाल कौन कौन थे उस कमीशन में, जस्टिस मदन बी लोकुर एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाईकोर्ट जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। कौन से एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन की इसको रोको। सुप्रीम क्यों रोको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक कमेटी बनाई हुई है। कौन है उसके अंदर, जस्टिस R.V. रविंद्रन, ठीक है, ओके। कौन नहीं, जो लीड कर रहे हैं, कौन उसको हेड कर रहे हैं, वो R.V. रविंद्रन है। पेप्सिको इंडिया हैज लॉस्ट द राइट्स टू इट्स FCF पोटैटो, इसका नाम पोटैटो वैरायटी, आलू की वैरायटी पोटैटो, राइट। FCF क्या है, FCF ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद करेंगे। ग्रोन एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स पॉपुलर लेस पोटैटो चिप्स, ओ माय गॉड, मैजिक मसाला वाले, मतलब आई डोंट नो फॉर विच, बट या फॉर लेस ये स्पेशली पोटैटो हैं जो उगाए जाते हैं, और उनके ऊपर से इनकी जो राइट्स थी वो दे हैव लॉस्ट। पढ़ लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटेक्शन PPVFRA, ये देखिए यहाँ से, ये क्लैट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, जिसे PPVFRA कहते हैं, ठीक है ना। चेयरपर्सन KV प्रभु पास्ड एन ऑर्डर इन न्यू दिल्ली रिवोकिंग अ PVP प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, मतलब एक कोई प्लांट है। अब देखिए, आप बहुत बार देखते होंगे कि हम वो कहते हैं ना कि ये मतलब पहले ज़माने में ऐसे आता था और अब ऐसा आता है। इवन अभी येलो वाटरमेलन आना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं तो उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये वेराइटीज़ जो क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च लगता है और सब लगता है, तो वो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो ऐसा ही सर्टिफिकेट FCF के लिए पेप्सिको इंडिया के पास था, ठीक है। PVFRA इज अ सेटअप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। द अथॉरिटी नोटेड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ FCF was granted to PepsiCo India despite the fact that it hadn't submitted several documents at the time of रजिस्ट्रेशन। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने सबमिट नहीं करे थे, ठीक है ना। तो जैसे कि पेटेंट मिलता है किसी चीज़ के लिए, वैसे ही यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे जो उन्होंने नहीं किए। इट फर्दर पॉइंट आउट मेनी डिस्क्रिपेंसीज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन एंड हाईलाइटेड द हार्डशिप दिस कॉज टू द फार्मर्स। तो वो कहते हैं कि बहुत ही गोलमाल था, तो इसलिए ये कैंसिल कर दिया गया, और ये हार्डशिप दे रहा था किसको, फार्मर्स को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हार्डशिप दे रहा था फार्मर्स को। द FC5 variety registered in the US as FL 2027 5 has 5% lower moisture content than other varieties, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका नाम है FC5, वहाँ पे है FL 2027, और इसमें 5% कम लोअर मॉइस्चर होता है, ठीक है। विद 80% मॉइस्चर कंटेंट एज कम्पेयर टू द यूजुअल 85%, दिस वेराइटी इज कंसिडर्ड मोर सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग एंड देयरफॉर फॉर मेकिंग स्नैक्स सच एज पोटैटो चिप्स, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कम होता है तो ये ज़्यादा सूटेबल है चिप्स बनाने के लिए। द वेराइटी वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय डॉक्टर रॉबर्ट W. Hoops, who holds the most potato patents and potato variety protection in the world. राइट, तो किसने बनाया था, रॉबर्ट W. Hoops. He was hired by Frito-Lay Company, an American subsidiary of PepsiCo, as a principal scientist or potato breeder at the Research Center US in 1987. तो ये अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ये न्यूज़ में था, किसने बनाया, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। तो ये न्यूज़, ये जो पोटैटो वाला केस है ये पढ़ लेते हैं। द केस इन April 2019, PepsiCo sued 9 Gujarat farmers for cultivating the same potato variety, accusing them of infringing their intellectual property right.
ठीक है ना। जो पोटैटो था FC5 था वो इन 9 फार्मर्स ने कल्टीवेट किया गुजरात में, और पेप्सिको ने इनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि ये नहीं ऐसा कर सकते। इट सॉट ओवर ₹1 crore ईच फ्रॉम द फार्मर्स फॉर एलिज्ड पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, ठीक है ना। तो जिसके अंदर प्रोटेक्शन मिल रही थी कि हमने ये पोटैटो ढूंढा है जिसके अंदर 80% मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर बोला मॉइस्चर है सॉरी, और 85% होता है पोटैटो में, तो 80% है, तो इसलिए ये चिप्स बनाने के लिए ठीक है। हमने ये रिसर्च करवाई है, हमारे पास इसका राइट है, इसको किसी और हम ही किसी को राइट दे सकते हैं इसको उगाने के लिए, ठीक है ना। द IPR infringement case triggered a backlash from farmers and political parties alike. However, PepsiCo soon withdrew the suit after discussion with the government. In a statement, it said it was relying on the said discussions to find a long-term and an amicable solution of all issues around seed protection. ठीक है ना। तो ये हुआ था, केस फाइल हुआ था बट विड्रॉ हो गया। बाकी सारे इश्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके बट अब FC5 जो है आई थिंक कोई भी ग्रो कर पाएगा, फार्मर्स मतलब इसको ग्रो कर सकते हैं, इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बिल्स हैं वो स्क्रूटिनी के लिए भेजे गए हैं। कौन कौन से? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल एंड द मीडिएशन बिल। द फर्स्ट बिल विल अलाउ फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च इन बायोडाइवर्सिटी, बट दिस इन्वेस्टमेंट विल नेसेसरली हैव टू बी मेड थ्रू इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, ठीक है ना। तो एक तो ये बिल लेकर आ रहे हैं, और दूसरा मीडिएशन बिल वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट मीडिएशन, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन for resolution of disputes, commercial or otherwise, and enforce mediated settlement agreements. Mediation, ठीक है ना, out of the court settlement, ठीक है ना, जो कि बहुत स्पीडी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, जो जल्दी जल्दी से मैटर्स जो है उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करवा देती है मीडिएशन। ओके, द 2002 एक्ट imposed a heavy compliance burden on Indian medicine practitioners, seed sector industry and researchers, and made it hard to conduct collaborative research and investments, ठीक है। 2002 में एक एक्ट आया तो उसकी ये प्रॉब्लम थी। इट सीक्स टू गिव अ फ्लिप टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फैसिलिटेट फास्ट ट्रैक ऑफ रिसर्च, patent application process, transfer of research results while utilizing the biological resources available in India. The bill looks to encourage farmers to increase cultivation of medicinal plants. These objectives to be achieved without compromising the objectives of United Nations Convention on Biological Diversity. ठीक है ना? It seeks to decriminalize certain provisions in the chain of biological resources. These changes were brought in consonance with India's ratification of Nagoya Protocol. ये बहुत important है। Nagoya assessed to generic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization in 2012. The bill seeks to exempt registered Ayush medical practitioners and people assessing codified traditional knowledge, among others, from giving prior intimation to state biodiversity boards for assessing biological resources for certain purposes. ठीक है ना, तो ये बिल ये लेकर आएगा। हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि नगोया प्रोटोकॉल क्या है। Nagoya Protocol, it is mandated that benefits derived from the use of biological resources are shared in a fair and equitable manner among the indigenous and local communities. तो local communities के साथ भी शेयर किया जाए उनका बेनिफिट। कोई हर्ब है वहाँ से निकाली जा रही है तो वो लोकल्स को भी पता होना चाहिए उसके बारे में। दिस प्रोटोकॉल इज अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द implementation of one of the objectives of Convention on Biological Diversity, which is the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources. The protocol was adopted in 2010 in Nagoya, जापान। ठीक है ना, क्यों लेकर आए हैं इसको कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर शेयर्ड इन फेयर एंड इक्विटेबल मैनर अमंग द लोकल कम्युनिटीज। ठीक है ना, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में ये जापान में अडॉप्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, इसका नाम हम याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। विच सीक्स टू लिंक द इलेक्टोरल रोल्स टू आधार डाटाबेस, वाज पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका मतलब ये लॉ बन गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बट अभी प्रेसिडेंट का एसेंस ये होगा। ठीक है, तो इलेक्टोरल रोल्स मतलब इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं कि जहाँ पे जिस एरिया के, मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पे 3 वार्ड्स हैं। ठीक है, तो उनकी लिस्ट बनती है कि इस वार्ड में इस घर में इतने लोग रहते हैं,
उनका मतलब और वो उनकी वोट बनती है जैसे हम कहते हैं, तो वो इलेक्टोरल रोल्स अब आधार से कनेक्ट होंगे, ठीक है। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सेड द opposition to the bill was baseless and only those who use bogus voters list will oppose the bill. The bill was brought in after consultation with Election Commission of India. He said this linking is in consonance with the 105th report of the department related Parliament Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice. ये important है, 105th report. ठीक है, the citizens get voting rights when they turn 18. However, many are left out of the electoral rolls even after turning 18. This is because in this system 1st January is qualifying date. ठीक है, according to the bill 4 qualifying dates will be declared. मतलब अभी एक बारी ही वोटर लिस्ट अपडेट होती है, अब 4 बार डेट्स निकलेंगी कि आओ अपना वोटर आईडी बनवा लो. Four qualifying dates will be declared for updating the voting rolls to include those who have turned 18. The first day of the months of January, April, July and October. ये हमें याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है. द लैंग्वेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर्स विल नाउ बी रिप्लेस्ड बाय स्पाउस. दिस विल मेक द लॉज मोर जेंडर न्यूट्रल. तो पहले क्या था, जो सर्विस वोटर्स थे उनके अंदर सर्विस वोटर्स जो आर्मी जिनके हस्बैंड्स आर्मी में थे उनकी वाइफ को सर्विस वोटर्स बोला जाता था. बट जो वुमेन आर्मी में थी उनके हस्बैंड को नहीं बोला जाता था सर्विस वोटर्स. तो इसलिए अब जो वर्ड है वहां पे वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर्स नहीं बोला जाएगा. वाइफ्स तो मतलब वाइफ से होगी, हस्बैंड एक्सक्लूड हो गए, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पाउस आ जाएगा वर्ड. ठीक है, तो जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा. सर्विस वोटर्स आर दो सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस, आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफ अ स्टेट सर्विंग आउटसाइड इट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया. तो उनको कहते हैं सर्विस वोटर्स. तो ये चेंज आ गया. और सबसे बड़ा चेंज क्या है कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो आधार के साथ लिंक होंगे. ठीक है. महाराष्ट्र क्लियर्स शक्ति बिल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी स्टेट ने शक्ति बिल क्लियर किया है? महाराष्ट्र. शक्ति बिल इज इक्वल टू महाराष्ट्र. ठीक है, शक्ति बिल इज इक्वल टू क्या? मराठास, महाराष्ट्र. ठीक है ना. तो ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MHCD वालों के लिए स्पेशली. तो महाराष्ट्र असेंबली यूनानिमसली क्लियर द शक्ति क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020. इसको हम नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. क्या है, किस चीज से डील करता है? ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन. इंपॉर्टेंट, किस चीज से डील करता है? Crimes against women and children. The legislation recommends capital punishment in rape cases, a time limit of 30 days to complete the crop from the date of registering the complaint. मतलब within 30 days जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट होगी, कंप्लेंट फाइल होने के. एंड प्लेसेस द ओनर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनेट डाटा प्रोवाइडिंग कंपनी टू शेयर डाटा फॉर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो सोशल मीडिया जो कंपनीज है उनको, प्लेटफॉर्म्स है उनको डाटा शेयर करना पड़ेगा किसके साथ? पुलिस के साथ, अगर जरूरत पड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए. तो ये है शक्ति बिल. किस स्टेट ने पास किया? महाराष्ट्र ने. किसके लिए? वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है. Recall directive on MP local body poll, center urges Supreme Court. तो क्या हुआ है देखते हैं. The center has moved the Supreme Court seeking recall of its December 17 order directing Madhya Pradesh State Election Commission to stay the election process for seats reserved for other backward classes OBC के लिए in the local bodies and re-notify those seats for the general category. ठीक है ना. क्या कहा है उनको कि टू स्टे कर दो इलेक्शन प्रोसेस फॉर सीट्स जो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है एंड री नोटिफाई दो सीट्स एज फॉर द जनरल कैटेगरी. मतलब जो ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व्ड है उनको अब जनरल कैटेगरी की सीट्स बना दो. ठीक है ना. द सुप्रीम कोर्ट हैड रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वर्डिक्ट ऑफ 2010 व्हिच हैड मेंशन्ड द ट्रिपल टेस्ट कंडीशन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि हमें पता हो कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशन क्या है. स्पेशली जो क्लाट LLM वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए, बाकी सबको भी. ठीक है ना. तो क्या कहा था, रेफर किसको किया? ट्रिपल टेस्ट कंडीशन को, वो हम पढ़ेंगे अभी. दिस इंक्लूड सेटिंग अप अ डेडिकेटेड कमीशन टू कंडक्ट contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness of the targeted communities before reservation of seats for them in the local body elections. ठीक है ना. देखना कि क्या उनको रिक्वायर्ड है या नहीं. तो ये 2010 के अंदर जजमेंट आई थी, उसको रेफर किया. और ये अब हमने याद रखना है ओबीसी और कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर कहा है. महाराष्ट्र के अंदर कहा है ना कि वहां पे तो इलेक्शंस ही उन्होंने कह दिया कि तब तक नहीं होंगे जब तक हम डिसाइड नहीं करते, क्योंकि उनका थोड़ा डिफरेंट इशू है. 27% कोटा उन्होंने रिजर्वेशन कोटा दिया है ओबीसी को. कहाँ पर? महाराष्ट्र में. और यहाँ पे MP में, मध्य प्रदेश में क्या है ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो ओबीसी की सीट्स है उसको जनरल बोल दो.
ठीक है ना। और उन्होंने किसको बोला है, क्या मेंशन किया है, ट्रिपल टेस्ट को मेंशन किया है, ठीक है ना, ट्रिपल टेस्ट को मेंशन किया है। पढ़ते हैं आगे। के कृष्ण मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ट्रिपल टेस्ट का ट्रिपल टेस्ट बताया गया कि क्या है, और ये डील किससे करता है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये डील करता है ऑफ बैकवर्ड क्लास इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है ना। बेंच रिट्रेटेड द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड बाय द स्टेट बिफोर रिजर्विंग सीट्स इन लोकल बॉडीज फॉर ओबीसीज या बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लेंगे। अब क्या कहा उन्होंने, ट्रिपल टेस्ट क्या कहा, टू सेट अप अ डेडिकेटेड कमीशन टू कंडक्ट contemporaneous rigorous empirical inquiry in the nature and implications of the backwardness qua local bodies within the state, कि वो backward है भी है नहीं, to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendation of the commission so as not to fall foul of over breadth. In case such reservation shall not exceed aggregate of 50% of the total seats reserved in favor of SC, STs, OBCs taken altogether. तो हमारे लिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे LLM वाले बच्चे हैं वो इस जजमेंट को पढ़ेंगे, बाकी सब बस नाम याद करेंगे। ट्रिपल टेस्ट किस जजमेंट में दिया गया था, कौन सी जजमेंट, के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या बोलती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कर्नाटका पासिस एंटी कन्वर्जन बिल, अगेन कौन सी स्टेट ने रिसेंटली एंटी कन्वर्जन बिल पास किया है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। द कर्नाटका असेंबली अडॉप्टेड द कंटेंशियस एंटी कन्वर्जन कर्नाटका, अब ये इसका पूरा नाम क्या है, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन बिल 2021, ये इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है वो ये बनता है कि और कौन सी स्टेट्स में है ये बिल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव आल्सो पास लॉज रिस्ट्रिक्टिंग, अब ये क्या करता है, एंटी कन्वर्जन बिल क्या है, एंटी कन्वर्जन बिल हमारा है रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्जन, ठीक है ना, रिलीजियस कन्वर्जन को रिस्ट्रिक्ट करता है ये। द ऑफेंस ऑफ कन्वर्जन इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। बहुत बार हम कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल डिस्कस कर चुके हैं। Still, if you want me to do a separate video, comment down below. According to the proposed legislation, complaints of convergence can be filed by family members or relatives or any person in association. इसके अंदर क्या है कि अगर किसी को लग रहा है कि फोर्सफुली या किसी को गलत बोलकर किसी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसी रिलीजन में, तो उसकी या कोई कई लोगों का मे बी मोटिव ही ये हो कि वो सिर्फ कन्वर्ट ही करवाते हैं लोगों को, तो उनकी कंप्लेंट हो सकती है। द बिल प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पशन इन द केस ऑफ अ पर्सन हु रिकन्वर्ट्स टू his immediate previous religion, as the same shall not be deemed to be a conversion under this act. After the law comes into force, any person intending to convert to another religion will have to inform the district magistrate at least 30 days in advance. तो मतलब आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना। ये कहा जाता है कि बहुत लोगों को मास कन्वर्जन करवाया जाता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो वो रोकने के लिए ये करा जा रहा है। दिस विल बी फॉलोड बाय एन इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थ्रू द पुलिस टू एस्टैब्लिश द रियल इंटेंट ऑफ कन्वर्जन, की कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं ये देखने के लिए। नॉट इन्फॉर्मिंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल लीड टू द कन्वर्जन बीइंग डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है ना। तो अगर आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हो तो वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसको इन्फॉर्म करना है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, ठीक है ना। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस नानावती पासेस अवे, इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, जस्टिस गिरीश ठकुरलाल नानावती, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हु इन्वेस्टिगेटेड, अब इनके इंपॉर्टेंट केसेस कौन से हैं ये हम नोट्स बना ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। who investigated the 1984 anti-Sikh and 2002 Godhra riots passed away, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट राइट्स इन्होंने इन्वेस्टिगेट किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिस नानावती, born on February 17, 1935, was enrolled as an advocate in the Bombay High Court on 11th February 1958. Justice Nanavati was appointed as Supreme Court judge with effect from 6 March 1995 and retired on February 16, 2000. देखिए आपको जो याद करना है इसमें से मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, ये जो इन्होंने इंपॉर्टेंट केसेस करे ये हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते थे, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने कब, 6 मार्च 1995 को, ये याद कर लीजिए। जस्टिस नानावती एंड अक्षय मेहता हैड इन 2014 सबमिटेड their final report on the 2002 riots to the then Gujarat Chief Minister Nandi Ben. Over 1,000 people, mainly from the minority community, were killed in the violence. The commission was appointed in 2002 by the then Chief Minister Narendra Modi to probe the riots which took place after the burning of 2 coaches of Sabarmati Express train. अब ये यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे हमने क्या याद करना है कि इन्होंने कौन से 2 राइट्स की इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि कौन सी ट्रेन जलाई गई थी, 2 कोचेस ऑफ कौन सी ट्रेन थे वो, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन नियर द गोधरा रेलवे स्टेशन इन विच 59 कर सेवक्स, राइट, कितने 59 कर सेवक्स की डेथ हो गई थी। Justice Nanavati was appointed by the Indian government to probe the 1984 NT6 rights. He was the sole member of Nanavati Commission, ठीक है। तो नानावती कमीशन तो वैसे ही बहुत फेमस है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी डेथ हो गई तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें याद रखने हैं। आर्मी ऑपरेशन इन नागालैंड गोज अराय, अराय इज रॉन्ग, ठीक है। 14 civilians dead. Okay, in Nagaland, army operation went wrong. At least 14 civilians and 1 soldier were killed following a botched operation by the army in Mon district of Nagaland. अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में हुआ है ये, Mon district of Nagaland, ये इंपॉर्टेंट है। And retaliatory violence in the ensuing 24 hours, the state government and the army have ordered an investigation. The army's 3 corps based in Dhimapur town in state admitted to an intelligence failure with a statement of regret. Around 5 p.m. a special unit of army mistakenly opened fire at a pickup van carrying coal miners from Tiru area to their village of Oting, around 15 kilometers away, killing 6 on board. On Sunday, protests erupted across Nagaland with a mob of around 500 men attacking and vandalizing a camp of the paramilitary Assam Rifles in the district headquarters of Mon. At least 2 persons were killed during the attack, a police officer said. अब इसके अंदर से हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये रहता है कि मॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड के अंदर ये ऑपरेशन हुआ जो फेल हो गया, जो गलत चला गया। तो इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, नागालैंड सीएम कॉल फॉर स्क्रैपिंग ऑफ AFSPA, ठीक है ना। तो AFSPA क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये अब इंपॉर्टेंट है, हमें इसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। After a botched carried out badly or carelessly ambushed by 21 para commando unit in Nagaland's Mon district. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 21 para commando unit कौन सा है, 21 para commando, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड के अंदर, ठीक है ना। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, नीफू रियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। AFSPA की फुल फॉर्म क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस एक्ट। ही क्रिटिसाइज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर एक्सटेंडिंग द डिस्टर्ब्ड एरिया टैग ऑन नागालैंड एवरी ईयर टू प्रोलॉन्ग द AFSPA डिस्पाइट अ सीजफायर अग्रीमेंट फॉर ऑलमोस्ट 25 years. His Meghalaya counterpart Konark K. Sangma demanded the repeal of AFSPA, as did Raijor Dal president and MLA Akhil Gogoi and the Assam जतिया परिषद, राइट। तो अब इसमें से हमें याद क्या करना है कि कौन सी यूनिट थी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, चीफ मिनिस्टर कौन है, AFSPA की फुल फॉर्म क्या है। AFSPA जहाँ पर लग जाता है, क्या होता है क्या नहीं, सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पहले जजमेंट देख लेते हैं। द इन्वेस्टिगेशन इनटू द आर्मीज बॉच्ड ऑपरेशन इन नागालैंड में हैव टू प्रोवाइड आंसर्स टू वेदर अ 1997 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एडवोकेटिंग कॉशन एंड यूज ऑफ मिनिमम फोर्स अगेंस्ट ओन पीपल इन AFSPA रीजन्स वाज फॉलोड और नॉट। तो वहाँ पे आर्मी को बहुत सारी पावर्स दे दी जाती हैं जहाँ पे AFSPA लगा दिया जाता है, या जिस एरिया को कह दिया जाता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया है। डिटेल में अभी पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। द नवंबर 1997 जजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, LLM वाले बच्चे तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से। हेल्ड दैट द पावर अंडर सेक्शन 4A ऑफ द AFSPA टू यूज डेडली फोर्स शुड बी एम्प्लॉयड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर ही ये फोर्स यूज करा जाना चाहिए। द कोर्ट नोटेड दैट द पावर टू कॉज डेथ इज relatable to maintenance of public order in a disturbed area and is to be exercised under definite circumstances, ठीक, ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठाकर मार दो, बट कुछ एक्सेप्शनल डेफिनेट सर्कमस्टांसेस में ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो पावर। कौन सी जजमेंट है, नागा पीपल मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है 1997 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। These preconditions include a declaration by a high level authority that an area is disturbed. The officer concerned decides to use deadly force on the opinion that it is necessary to maintain public order, but he has to give due warning first. The persons against whom the action was taken by the armed forces should have been acting in contravention of any law or order for the time being in force in the disturbed area. तो disturbed area वो है जहाँ पे AFSPA लगा हुआ है, ठीक है ना, आर्म्ड फोर्सेस एक्ट लगा हुआ है और वहाँ पे आर्मी की पावर्स है, ठीक है ना। तो वहाँ पर इनको हाई लेवल अथॉरिटी से पहले मतलब डिक्लेरेशन मिलती है
एंड उसके बाद इनको ड्यू वार्निंग भी देनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सीधा जाके किसी पे भी गोली चला दो, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ 2016 में, ऑर्डर्ड बाय जस्टिस मदन बी लोकुर। इन एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम्स कोटेड दैट 10 कमांडमेंट्स इशूड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर ऑपरेशंस इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। तो इसमें अगेन क्या हुआ था, अब इसमें ये हमें चीज याद करनी बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, 10 कमांडमेंट्स issued by the Chief of the Army Staff for Operations in disturbed area. इस एक्ट की थोड़ी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इन द वेक ऑफ द पार्टीशन राइट्स 4 ऑर्डिनेंसेस वर promulgated in 1947. द फर्स्ट वाज द बंगाल डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल पावर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑर्डिनेंस, मतलब एक तो बंगाल एरिया के अंदर आया ये। दिस वाज फॉलोड बाय ऑर्डिनेंस फॉर असम, ईस्ट पंजाब एंड दिल्ली, असम, ईस्ट पंजाब एंड दिल्ली एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। दीज वर रिप्लेस्ड बाय कॉमन। तो पहले अलग अलग लगाया गया ये एक्ट, फिर उसके बाद कौन कौन सी स्टेट्स में लगाया गया ये हमें याद रखना है। कौन कौन सी स्टेट्स में लगाया गया, जल्दी से बताइए मुझे। असम, ईस्ट पंजाब, दिल्ली, बंगाल, ठीक है, एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। फिर दीज वर रिप्लेस्ड बाय कॉमन लेजिस्लेशन। वो लेजिस्लेशन कौन सी है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। दिस वाज मेंट टू बी इन फोर्स फॉर 1 year but was repealed only in 1957. Thereafter the president promulgated the Armed Forces Assam and Manipur Special Powers Ordinance in May 1958. This was subsequently replaced by an act of parliament initially known as the Armed Forces Assam and Manipur Special Powers Act. It was subsequently adapted appropriately after the creation of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है ना। कौन कौन सी स्टेट्स में पहले आया और पहले इसका नाम क्या था ये याद कर लेते हैं हम यहाँ से। विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री कम अंडर AFSPA। अब भी आज की बात करें तो AFSPA हैज बीन इन फोर्स फॉर डेकेड्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अंडर दिस लॉ एन एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, ब्रिंगिंग इनटू प्ले द प्रोटेक्शन इट ऑफर्स टू द आर्म फोर्सेस फॉर यूज ऑफ फोर्स इन द नोटिफाइड एरिया। तो वो फोर्स यूज कर सकती है आर्म फोर्सेस यहाँ पर, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ दैट एरिया। द नोटिफिकेशन इज एक्सटेंडेड पीरियोडिकली मोस्टली फॉर 6 months एट अ टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब कब कितने महीनों के लिए एक्सटेंड होते हैं, 6 months के लिए होती है, पीरियोडिकली एक्सटेंड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को ये पता होनी चाहिए। एज ऑफ टुडे द होल ऑफ असम एंड नागालैंड आर डिस्टर्ब्ड एरियाज। द होल ऑफ मणिपुर विद द एक्सेप्शन ऑफ इम्फाल म्युनिसिपल एरिया हैज बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 1 year फ्रॉम December 2020। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एरियाज, असम और कौन से, पूरे असम और नागालैंड तो पूरे ही हैं, मणिपुर का एक पर्टिकुलर एरिया इम्फाल म्युनिसिपल एरिया नहीं डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफाइड, बट वैसे सारा है। In Arunachal Pradesh, the disturbed area notification is confined to the district of Tirap, Changlang, Longding, and the areas falling under Namsai and Mahadevpur police stations bordering Assam. तो ये हमें अगेन ये important है, सभी बच्चे याद करेंगे कौन कौन से एरियाज में है। The AFSPA was revoked in Tripura in May 2015 after being in force since February 1997. It was revoked by a decision of state cabinet following substantial improvement in the ground situation. Meghalaya was under AFSPA for 27 years until it was revoked from April 1, 2018. The act was implemented in a 20-kilometer area along the border with Assam. Jammu and Kashmir has a separate J&K Armed Forces Special Powers Act 1990. What does the act say? तो act कहता क्या है? The act empowers the governor of any state and the administrator of a union territory or the central government to notify parts of or the whole of a state or a union territory as a disturbed area। मतलब वो एक पूरा एरिया, मान लीजिए ये एक स्टेट है, ठीक है ना, तो इसको या तो पूरा डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं या सिर्फ अ पार्ट ऑफ इट, राइट। तो ये है। नाउ एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया इफ दे कंसिडर दैट द कंडीशन, कब उसको डिस्टर्ब्ड एरिया बोला जाता है, जब वो कंसिडर करते हैं दैट द कंडीशन इन सच एरिया इज सो डेंजरस और डिस्टर्ब्ड दैट द यूज ऑफ द आर्म फोर्सेस इज नेसेसरी इन एड ऑफ सिविल पावर, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है वहां पे। In such a notified area, any officer of the armed forces may fire upon or use force even at the point of causing death against any person for the maintenance of public order। मतलब कोई भी गोली चला सकता है आर्म ऑफिस में, फायर अपॉन और यूज फोर्स, ठीक है। दिस मस्ट बी डन आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग एज कंसिडर्ड नेसेसरी एंड द टारगेट मस्ट बी अ पर्सन हु इज contravening any law or order prohibiting the assembly of 5 or more persons and carrying weapons, firearms और ammunitions, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए।
The act allows arrest and search of any premises without a warrant in a notified area. कहीं पे भी आप जाके search कर सकते हो बिना warrant के, and the recovery of any confined person or any arms and ammunition stored unlawfully. The armed forces may also destroy any hideout or arms dump or fortified area or shelter from which armed attacks are being launched or any arms training is being carried out. No person can be prosecuted or subjected to any legal proceeding for action taken under the act without the central government's previous sanction. ठीक है ना, तो ये है कि मतलब उनको कोई उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता जो आर्मी ऑफिसर्स ऐसा करते हैं. वाई डू मेनी डिमांड इट्स रिपील, क्यों चाहते हैं कि वहां से हट जाए जहां पर लगा हुआ है. डिट्रैक्टर्स एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज मेनी सेक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी आर्ग्यू दैट द एक्ट इनकरेजेस impunity and is the cause of many instances of excesses and atrocities committed by the armed forces under its protective cover. There is a very important point. Iram Chanu Sharmila, an activist from Manipur, became an iconic figure symbolizing the struggle against AFSPA after she sat on an indefinite fast in 2000 demanding its repeal. She ended it only in August 2016. This name is very important. So Iram Chanu Sharmila from Manipur, an activist who stood against AFSPA. Okay. In 2005, a government-appointed 5-member committee headed by retired Supreme Court Judge B.P. Jeevan Reddy recommended that AFSPA be repealed. It suggested that Unlawful Activities Prevention Act could be suitably amended to deal with terrorism. ठीक है ना, तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट है. बीपी जीवन रेड्डी के अंडर 5-member कमेटी बनाई गई जिन्होंने कहा AFSPA should be repealed, right? It made this recommendation as if it felt that AFSPA created an impression that the people of the Northeast states were being targeted for hostile treatment. However, the army has been resolutely opposed to the repeal of AFSPA. Okay, Nagaland panel to look into AFSPA withdrawal. Again, now this is very important. The committee will be headed by Additional Secretary Northeast in the Union Home Minister and will include Nagaland's Chief Secretary and Director General of Police. Important. Note कर लो इसको. The other members will be Inspector General of Assam Rifles North and a representative of the Central Reserve Police Force CRPF. An official statement issued by Nagaland Chief Minister so and so. Okay. So guys, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है या नहीं. अगर आपको प्रीवियस सेशंस देखने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय एंड टेक केयर.